Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about selection process of next Chief Election Commissioner. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. देखिए, अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी के जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट होते रहे हैं वो भी ज़रा समझ लीजिए। ट्रेडिशनली अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो दैट पोस्ट इज सक्सीडेड बाय द एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स, और जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी पोस्ट जब खाली होती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। आई जस्ट होप कि आपको बेसिक पॉलिटी की वो बातें तो याद हैं ही। यहाँ पे मैंने रिवाइज नहीं कराया है, 2-3 महीने पहले मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर देर इज़ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जिनका काम होता है टू असिस्ट करना टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये अपॉइंटमेंट्स होती कैसे हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर पोस्ट खाली हुआ तो वहाँ पे फिर इलेक्शन कमिश्नर को प्रमोट कर दिया जाता है, और जब इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली हुआ तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहाँ पे बन रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो एक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, दे कम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो मौजूदा टाइम में बीजेपी है, जो लार्जर कोलिशन है वो है एनडीए। अब आप सोचिए, एक तरीके से रूलिंग पार्टी अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमिश्नर्स को, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक तरीके से रूलिंग पार्टी अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमिश्नर्स को, और इलेक्शन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन तो बन ही रहा है कि आपको जिस पार्टी के लोगों ने अपॉइंट किया है इनडायरेक्टली, बिकॉज अपॉइंटमेंट इज नॉट डायरेक्टली डन बाय एनी पार्टी, इट इज डन थ्रू प्रेसिडेंट, बट जिन लोगों ने आपको इनडायरेक्टली अपॉइंट किया है आपको अब इंश्योर कराना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो लोगों को कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले। तो कहीं ना कहीं इवन इफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट इन कंप्लीटली इम्पार्शियल मैनर, फ्री एंड फेयर मैनर, तब भी एक उनके एक्शंस पे सस्पिशन तो आ ही सकता है कि दे माइट बी एक्टिंग in the interest of the ruling party, because indirectly ruling party has got them appointed. तो इस ट्रेडिशनल प्रोसेस को बदलना जरूरी था, ताकि इलेक्शन कमिश्नर्स का जो पोस्ट है वो किसी भी तरीके के डाउट या पार्शियलिटी के सस्पिशन से ऊपर रहे। एंड फॉर दैट रीजन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन नाउ चेंज्ड विथ हेल्प ऑफ अ लॉ। ये कानून लाया गया जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। दिस न्यू लॉ प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। क्या प्रोसेस है वो जरा समझते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ब्रॉट एज पर दिस न्यू लॉ फॉर the appointment of and selection of chief election commissioner and the 2 other election commissioners? You see, there will be a search committee which will involve 3 people, law minister and 2 others, but the 2 other members should not be below the rank of secretary. ये जो सर्च कमेटी होगी ये 5 कैंडिडेट्स का नाम प्रपोज करेगी। मान लीजिए अगर एक इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली हुआ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली हुआ तो उस एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट का नाम सजेस्ट करेगी। अब इन 5 कैंडिडेट को इवैल्यूएट करेगी एक सिलेक्शन कमेटी विच विल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, who will be the chairman of the selection committee, leader of opposition of लोक सभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। कौन सा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे? वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ।
और ये सिलेक्शन कमेटी इन 5 कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट का नाम सजेस्ट करेगी, रेकमेंड करेगी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट। तो इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी पावर रूलिंग पार्टी के हाथ में ही है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर पहले तो सर्च कमेटी में भी लॉ मिनिस्टर है और सिलेक्शन कमेटी में भी प्राइम मिनिस्टर है और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक प्रोसेस ला दिया गया है। अर्लियर इट वाज डायरेक्टली बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड नाउ इट इज बीइंग डन थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज डिफाइंड एज पर दिस न्यू एक्ट। करेंटली हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार जी, ही विल बी रिटायरिंग ऑन अपकमिंग 18th February। और ये पहला ऐसा इंस्टेंस होगा, एग्जाम्पल होगा, जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट जब खाली हो रहा है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा विथ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट किए जाएंगे वो सिलेक्शन किया जाएगा एज पर दिस प्रोसीजर। तो ये इस प्रोसीजर को फॉलो करके पहली बार एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया जाएगा। सो ये जो कानून है, इट प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबिलिटी टू ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन ऑलरेडी चल रहा था उसको ब्रेक करेगा ये कानून, और अब एक प्रॉपर डिटेल्ड सिस्टम लाया गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इससे रिलेटेड, इस पूरे डिस्कशन से रिलेटेड एक और बात समझ लीजिए। ये जो कानून लाया गया है ये सरकार ने खुद नहीं लाया अपने लेवल पे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ देयर ओन गुडविल वो लेकर के आए हैं, आउट ऑफ देयर ओन गुड सेंसेस वो लेकर के आए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है जिसका नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपके एड एंड एडवाइस पे, तो हाउ देयर विल बी द सैंक्टिटी टू द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बनवाल केस में डायरेक्शंस दिए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे सरकार को कि आप एक कानून बनाएं और कानून की मदद से आप इलेक्शन कमिश्नर्स के पोस्ट के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक डिटेल प्रोसीजर ले डाउन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में ऐसा प्रोसीजर ले डाउन किया था, बट सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन था अनूप बर्नवाल केस में, उसमें ये प्रोसीजर तो ऐसा ही था, बस सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट सरकार ने जब कानून बनाया पार्लियामेंट से पास करा करके, उसमें सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे उन्होंने रख दिया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो शायद से फिर इसको वापस से जुडिशियल रिव्यू करके स्ट्राइक डाउन कर सकती थी ऑन सम ग्राउंड, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड दिस लॉ टू गेट इम्प्लीमेंटेड एंड नाउ दिस लॉ इज एक्टिव, इम्प्लीमेंटेड, एंड एज पर दिस लॉ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड। यही है करंट न्यूज़। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अभी भी इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है, ध्यान दीजिए। मैं हिंट्स इसलिए लिख करके देता हूं ताकि वो बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हैं उनको थोड़ी सी मदद मिले। बट मेरा हमेशा ही सजेशन रहेगा कि पहले आप खुद के लेवल पे लिखने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव डन, एंड देन रीड द हिंट्स इफ नीडेड, जब ताकि आपको 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इफ यू आर एबल टू राइट, ऑलवेज ट्राई टू राइट विदाउट रीडिंग माई हिंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइक माइंडेड नेशंस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक टॉपिक है, अगर जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। उस टॉपिक से रिलेट करके आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो समझते हैं अबाउट दिस ग्रुपिंग जिसका नाम है लाइक माइंडेड नेशंस। तो दुनिया भर की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उन्होंने मिल करके आपस में एक ग्रुप बनाई है जिसका नाम है लाइक माइंडेड नेशंस। इन लाइक माइंडेड नेशन ग्रुप का मेन मकसद है कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे या डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे मिल करके हम लोग नेगोशिएशन करें ताकि हमारा बार्गेनिंग पावर मजबूत बना रहे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके बनाया है लाइक माइंडेड नेशंस ग्रुप। तो कह सकते हैं आप कि दिस लाइक माइंडेड नेशन ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल कि दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनको कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ। और जब डेवलपिंग कंट्रीज आपस में कुछ भी कोलैबोरेट करते हैं तो उनके लिए टर्म इस्तेमाल होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। सो लाइक माइंडेड नेशन ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया भर का लगभग 50% जनसंख्या ये लाइक माइंडेड नेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। Like-minded nations focus on issues like climate change, trade-related norms, sustainable development, interest of developing nations को protect करने पे काम करते हैं at WTO. They advocate specific reforms at UN system. They focus on conservation of biodiversity, sustainable use of natural resources and all. एक और बात आपको समझनी है कि ये जो लाइक माइंडेड नेशन का जो ग्रुप है, इट इज़ नॉट ए रिजिड ग्रुप। आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि ये जो लाइक माइंडेड नेशंस ग्रुप है ये अलग अलग एरियाज में कोऑपरेट करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रेड रिफॉर्म्स एट डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो उसमें लाइक माइंडेड नेशंस में जो देश मेंबर हैं, हो सकता है कि दूसरे एरियाज के कोऑपरेशन में लाइक माइंडेड नेशंस के वो देश मेंबर ना हो, फिर तीसरे एरिया के कोऑपरेशन में लाइक माइंडेड नेशंस में वो देश मेंबर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया इज मेंबर ऑफ लाइक माइंडेड नेशंस ग्रुप विच वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रेड रिफॉर्म्स एट WTO एंड यूनाइटेड नेशंस। सो पॉइंट इज सिंपल कि ये लाइक माइंडेड नेशन जो ग्रुप है ये बड़ा ही एमॉर्फस सा ग्रुप है। इट्स नॉट ए वेरी फिक्स्ड, रिजिड, वेल डिफाइंड ग्रुप। इसकी मेंबरशिप वैरी करते रहती है ऑन टॉपिक टू टॉपिक। किसी एक टॉपिक के लिए कुछ मेंबर्स हैं, किसी दूसरे टॉपिक के लिए अलग मेंबर्स हैं। कलेक्टिवली दिस ग्रुप इज नोन एज लाइक माइंडेड नेशंस। करंट न्यूज क्या है? तो हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कराई गई, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव का थीम था ब्रिज, बिल्डिंग रिजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। दिस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में इसको हेड किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और राजनाथ सिंह जी ने हाईलाइट किया इसी डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक माइंडेड नेशंस, कि लाइक माइंडेड नेशंस अलग अलग एरियाज में तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं। इस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड नेशंस को कोऑपरेट करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो डिफेंस के फील्ड में भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए ताकि पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रमोट हो। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रीचिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इस इंटरनेशनल लॉ के बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। एक मेजर एनवायरनमेंट रिलेटेड समिट बुलाई गई थी 1992 में, जिसको कहा जाता है रियो अर्थ समिट। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस या इंटरनेशनल लॉ साइन किए गए विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। पहला था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD। दूसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। और तीसरा था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। UNFCCC, it mainly emphasize on combating climate change by curbing the release of greenhouse gases। तो ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम रिलीज हो ताकि क्लाइमेट चेंज से हम डील कर पाएं, ये लक्ष्य था UNFCCC का। और UNFCCC के अंतर्गत जो भी मेंबर कंट्रीज थे सिग्नेटरी, उन्होंने फैसला किया कि हम साल में एक बार मिलेंगे, जिसको कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हाल फिलहाल में साल 2024 के दिसंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 कराई गई एट बाकू, अजरबैजान।
अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो सबसे मॉन्यूमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कराई गई है वो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2015. इट वाज हेल्ड इन पेरिस. और यहाँ पे जो यूएनएफसीसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है पेरिस क्लाइमेट डील. और उस पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत पहले तो मेंबर कंट्रीज ने अपने लिए लक्ष्य रखा कि हम कोशिश करेंगे कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो है बेसिकली 1850 से लेकर के 1900 तक के टाइम को माना जाता है प्री इंडस्ट्रियल टाइम. तो जो भी प्री इंडस्ट्रियल टाइम थे उस टाइम में जो भी एवरेज टेम्परेचर था अर्थ सरफेस का उसकी तुलना में बाय द ईयर 2100 हम अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे. एंड प्रेफरेबली वी विल कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस. दैट वाज द टारगेट established by the signatory countries of UNFCCC at Conference of Party number 21 in the year 2015 अंडर अग्रीमेंट जिसका नाम है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. आई होप आपको बात समझ आ रही है. हर साल मुलाकात होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 में साइन हुआ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसके अंतर्गत वर्ल्ड कंट्रीज ने कमिट किया कि हम इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट डाउन करेंगे ताकि प्री इंडस्ट्रियल एरा से रेस्पेक्ट में बाय द ईयर 2100 सरफेस टेम्परेचर अगर अर्थ का बढ़े भी तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस हो एंड प्रेफरेबली लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस हो. और उसके लिए अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएनएफसीसीसी के उन्होंने कमिट किया कि हम किस तरीके से अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कट डाउन करेंगे. एंड इंडिविजुअल कमिटमेंट बाय द मेंबर कंट्रीज इन ऑर्डर टू फुलफिल द टारगेट ऑफ यूएनएफसीसीसी इसी को नाम दिया गया है INDC. सो हर एक मेंबर कंट्री का अपना अपना इंडिविजुअल कमिटमेंट है टुवर्ड्स कर्बिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन. और वो उस देश के या उस मेंबर कंट्री का INDC कहा जाता है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. भारत के INDC 5 कमिटमेंट्स हैं जिनको कभी कभार पंचामृत स्ट्रैटेजी भी कही जाती है. उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कमिटमेंट है कि हम साल 2070 तक नेट जीरो अटेंड कर लेंगे. और भी कई सारे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का अपना ओवरऑल वेटेज बढ़ाएंगे इन ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन एंड लाइकवाइज. तो इसको कहा जाएगा पंचामृत स्ट्रैटेजी. अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि टारगेट रखा गया था कि बाय द ईयर 2100 वी विल कीप द एवरेज टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस एज रेस्पेक्ट टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम. लेकिन फैक्ट ये है कि जो पिछला साल बीता है 2024 वाला, इसमें इसी साल में द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस was 1.6 degree Celsius more than the average temperature of the Earth's surface in the pre-industrial era. और प्री इंडस्ट्रियल एरा क्या है 1850 टू 1900 यानी कि ऑन एन एवरेज 1870 के आसपास का. तो यानी कि पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत जो टारगेट रखा गया था बाय द ईयर 2100 कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देंगे वो पिछले साल ही ब्रीच हो गया. दिस हैज कम एज पर अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है इट हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर निकस क्लाइमेट रिसोर्स सर्विसेज जो यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो उतना डिटेल में समझना नहीं है, ध्यान बस ये देना है कि साल 2024 के अंदर ही जो एवरेज अर्थ का सरफेस टेम्परेचर था दैट वाज 1.6 डिग्री सेल्सियस हाइयर देन द प्री इंडस्ट्रियल एरा टाइम. दैट मीन्स पेरिस क्लाइमेट डील का जो टारगेट है वो पिछले साल ही ब्रीच हो गया. जबकि टारगेट क्या था कि बाय 2100 साल 2100 के तक हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरा की तुलना में एवरेज सरफेस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देंगे. अभी एक साल ब्रीच हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से टारगेट ब्रीच हो ही गया. पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत कोशिश ये की जा रही है, ये कमिटमेंट किया गया है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर को हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाने नहीं देंगे. तो किसी एक साल अगर 1.5 से ज़्यादा हो भी गया तो दैट डज नॉट मीन कि ऑल इज लॉस्ट. By next year, if you are able to control the rise in temperature, then still things are in control or things would remain in control. But as per this article, it is highly unlikely कि आने वाले साल में भी वर्ल्ड कंट्रीज ओवरऑल सरफेस टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख पाएंगे बेस्ड ऑन द ग्लोबल इमिशन ट्रेंड सो फार. तो इसी कारण से फ्यूचर अपीयर्स टू बी वेरी ब्लीक, troublesome as far as global emission of greenhouse gases are concerned and average rise in the surface temperature is concerned.
तो पेरिस क्लाइमेट डील के जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो पूरे होते हुए दिख नहीं रहे हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रीनेमिंग ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको न्यूज में आया है। तो प्लेसेज इन न्यूज से कभी कभार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछते हैं वो लोग, एक बार जरा देख लेते हैं। पहले करंट न्यूज देखते हैं। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि अब इलेक्ट हो चुके हैं, ही इज अबाउट टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा है कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल करके कर देंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। का बेसिकली कहना है कि मेक्सिको देखिए ऐसा देश है जो एक फेल्ड स्टेट की तरह प्रूव हो रहा है। यहाँ पे ड्रग माफिया बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। साथ ही साथ मेक्सिको तो पूरी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट से ही चल रहा है। तो इन ऑर्डर टू गिव मेक्सिको अ लेसन, वी मस्ट चेंज द नेम ऑफ दिस गल्फ फ्रॉम गल्फ ऑफ मेक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका, क्योंकि मेक्सिको के अंदर ड्रग कार्टेल है, बहुत प्रोएक्टिव, एक फेल्ड स्टेट है। तो इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज मेक्सिको, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो गल्फ ऑफ मेक्सिको नाम का नाम बदल करके कर दूंगा गल्फ ऑफ अमेरिका। सवाल यह है कि क्या वो अकेले ये नाम बदल सकते हैं? कैन ही डू इट इन यूनिलैटरल मैनर? आंसर इज नो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकेले चाहने से गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम नहीं बदल जाएगा। देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दोनों अमेरिका एज वेल एज मेक्सिको मेंबर्स हैं। ये जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, यही क्या करती है, दुनिया भर के सी या ओशन या बाकी जो नेविगेबल वाटर बॉडीज हैं उनका मैप ड्रॉ करती है, साथ ही साथ उनको नाम भी असाइन करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक कन्फर्मेशन या एक कंसेंसस बनना जरूरी है फॉर चेंज ऑफ द नेम ऑफ दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब ये तो बस कहने की बात है, सच में तो शायद से बदलवाएंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप। बट सिंस गल्फ ऑफ मेक्सिको हैज बीन इन न्यूज, तो लेट अस सी few factual informations with respect to Gulf of Mexico. You can see the Gulf of Mexico on one side opens into the Caribbean Sea, as well as on the other side it opens with on or opens into Atlantic Ocean. It is also considered it is called world's largest gulf, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है ये। साथ ही साथ इसको मेडिटेरियन ऑफ द अमेरिका भी कहा जाता है। इट इज रिजल्ट ऑफ सी फ्लोर सबसिडेंस, यहाँ का सी का जो फ्लोर है वो एक से सबसाइड कर गया, धस गया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको हैज बीन क्रिएटेड। दो महत्वपूर्ण नदियां जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में फ्लो करती हैं, मिसिसिपी एंड रियो ग्रैंड। रियो ग्रैंड तो इनफैक्ट मेक्स बाउंड्री बिटवीन मेक्सिको एंड अमेरिका ऑल्सो, तो याद रखिएगा। एंड दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको इज वेरी मच रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा गलत है। और यहाँ पूछ रहा था नॉट करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, ये गलत है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च नहीं किया था, अमेरिका ने लॉन्च किया था। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही थे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।